Welcome class 8 in today's SST class. Students, in our previous class of SST, we have talked about कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने पढ़ा कि हम पावर रिसोर्सेज पढ़ रहे थे, जहां हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल रिसोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल। तो हमने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ लिया था। And today we will continue our study with non-conventional power resources. So let's start. Non-conventional source of energy. स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स का, यानी बहुत सारे जो नेचुरल फ्यूल्स मिल रहे हैं, नेचुरल पावर रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनको यूज़ किया जाता है ना। फिर हमने पढ़ा कि ये सारी चीज़ें फॉर्म होने में बहुत लॉन्ग टाइम लेती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन पावर रिसोर्सेज को क्रिएट होने में, है ना। और जिस स्पीड में हम इसको यूज़ कर रहे हैं उसको रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो फिर भी लगातार हमारे पास पावर रिसोर्सेज की ज़रूरतें बनी रहती हैं। अब ऐसी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए और दूसरे पावर रिसोर्सेज अवेलेबल कराने के लिए कुछ नए टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग्स ने इन्वेंट किए हैं, ठीक है। इन्हें ही हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो रीसेंट इन्वेंशंस हैं, बहुत ज़्यादा पुराने इन्वेंशंस नहीं हैं, अभी नए ही इन्वेंशंस हैं। और ऐसे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कैसे होते हैं? ये नॉन पोल्यूटिंग होते हैं, इनसे किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं फैलता है, और साथ ही ये बहुत ही ईजिली रिन्यू भी हो जाते हैं। ऐसे इस कैटेगरी में, यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं हमारे पास जो पावर रिसोर्सेज, वो हैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये डिफरेंट जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो उन्हीं के डेवलपमेंट में ही इनको खोजा गया है ना। और नए तरीके से किस तरीके से हम और सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकते हैं, वो ही करने के लिए यहाँ पर नए तरीके के सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट किए गए, इन्वेंट किए गए, जो हमारी पावर एनर्जी जो है उसकी नीड्स को पूरा करता है। तो अब हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के एग्जांपल्स को, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के। सोलर एनर्जी हमें रिसीव होता है फ्रॉम द सन से हमको सोलर एनर्जी मिलता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है। नॉन पोल्यूटिंग है, सबसे अच्छी बात है सोलर एनर्जी की कि वो नॉन पोल्यूटिंग है। किसी भी तरह से हम सोलर एनर्जी जब भी क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं, किसी भी वे में हमारे इन्वायरमेंट को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचता है। नॉन पोल्यूटिंग होने के साथ साथ ये इनएग्जॉस्टिबल होता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सन के ऊपर किसी भी तरह का बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, कुछ भी इस तरह से नहीं होना है। क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी सोर्स होता है, और बिना किसी भी साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना किसी भी हार्म पहुंचाए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये बनता कैसे है? सोलर एनर्जी का जो मैकेनिज़्म है वो सोलर सेल्स से मिलकर बना हुआ है, जिसको धूप में या सन के लाइट में रखना होता है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होता है सोलर पैनल के साथ। एक देखा होगा अगर, तो एक कुछ बड़े बड़े पीसेस में सोलर पैनल होता है, जिसमें सोलर सेल्स लगी हुई होती हैं, और सन के हीट और सन के लाइट पड़ने पर वो चार्ज हो जाती है। चार्ज हो जाने के बाद फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम सोलर हीटर्स की तरह सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर कुकर्स क्या होते हैं? जहाँ पर हम सन के हीट में उसको रख के, उस पूरे मैकेनिज़्म का जो सिस्टम होता है उसको रख के खाना भी पका सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, है ना। इनके अलावा बहुत सारे रोड्स में भी सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती हैं सन के लाइट और हीट के साथ। और फिर रात के टाइम पर, नाइट में जब भी डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, हम उस लाइट का यूज़ कर सकते हैं फॉर लाइटनिंग, है ना। ट्रैफिक सिग्नल्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है।
हमारे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में सन रेज़ या सन हीट रिसीव होती है वो हमारा ट्रॉपिकल ज़ोन होता है ना। तो वो कंट्रीज़ जो कि हमारे ट्रॉपिकल ज़ोन में आता है, यानी कि इक्वेटर के इक्वेटर लाइन के ऊपर और इक्वेटर लाइन के नीचे के जो भी कंट्रीज़ है वो उनके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को यूज़ कर पाने के लिए। ठीक है, जबकि और जो एरियाज़ हैं जहाँ पर सन हीट सनलाइट बहुत कम मात्रा में पहुँचती है वहाँ पर हम सोलर एनर्जी को नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन ट्रॉपिकल जोन बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखता है सोलर एनर्जी के लिए। तो इस तरह से हम पाते हैं कि अगर हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं तो पूरे ट्रॉपिकल ज़ोन में इलेक्ट्रिसिटी की जो भी नीड और रिक्वायरमेंट है उसको बहुत ही आसानी से पूरा किया जा सकता है, और बिना किसी भी तरह के हार्म पहुंचाए एनवायरनमेंट को या किसी भी और दूसरे पर्सन को। ये है सोलर पैनल जो कि रखा हुआ है, जहाँ पर हम देख सकते हैं ये बड़े बड़े पीसेस सोलर पैनल है, और इसमें छोटे छोटे जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ये कनेक्टेड होता है सोलर सेल के साथ। इसे सन के लाइट और हीट में के रिसीव करने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ये सन की एनर्जी, और फिर बाद में हम इसको यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है? विंड एनर्जी भी एक ऐसी चीज़ है, विंड एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचर से मिलती है ना, नेचुरल चीज़ है, और इससे हम एनर्जी को क्रिएट कर पाते हैं। कैसे? होता क्या है कि बड़े बड़े जो विंड मिल्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक पिलर होगा और उसके ऊपर विंड मिल्स यानी फ़ैन के जैसा एक पूरा मैकेनिज़्म तैयार कर दिया जाता है। अब ऐसे प्लेसेस जो बहुत ओपन एरियाज़ हैं, जैसे राजस्थान टाइप के एरियाज़ हो गए, या कुछ भी ओपन एरियाज़ जहाँ पर विंड एनर्जी या हवा का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, और वो भी फ़्लो के साथ, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। ठीक है, तो जब तेज़ स्पीड चलती है तो वो पूरे जो फ़ैन होता है ना, फ़ैन के जो भी मैकेनिज़्म होता है, फ़ैन के मूव करने के साथ साथ उस पूरे मैकेनिज़्म में मूवमेंट होती है ना, हवा के स्पीड के साथ साथ, जिससे बहुत ही आसानी से ग्राइंडिंग का काम किया जा सकता है, जहाँ पर ग्रेन्स को ग्राइंड किया जा सकता है। ठीक है, एक उसमें कुछ सेटअप और लगाकर हम लोग वाटर को लिफ्ट करा सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ पर अब क्या हो गया है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड में विंड चल रही है और उसके साथ विंड मिल बहुत स्पीड में रोटेट करता है, तो उस स्पीड की वजह से क्या होता है कि एक एनर्जी क्रिएट होती है जो कि उस सिस्टम में, उस मशीन में, उस पूरे मैकेनिज़्म के थ्रू जब होकर जाती है, एक प्रोसेस के थ्रू होके जाती है, वो एनर्जी जो कि विंड के स्पीड की वजह से क्रिएट हो रही है और उस फ़ैन के मूव करने की वजह से, रोटेट करने की वजह से हो रही है, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, जिसको हम स्टोर करके बैटरीज़ में, बैटरी बड़े बड़े जो होते हैं उनमें भी स्टोर करके इस पूरी एनर्जी को रख सकते हैं ना। तो एक तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सकता है विंड एनर्जी के थ्रू। ये भी एक तो एग्जॉस्टिबल सोर्स है एनर्जी का, उसके बाद ये नॉन पोल्यूटिंग होता है, ये भी किसी भी वे में हमारे एनवायरनमेंट को या किसी भी अन्य पर्सन को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है ना। तो ये, और साथ ही साथ पर ये कभी ख़त्म भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये एक तरह से पोटेंशियल रिसोर्स है जिसको हम फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, और आज के टाइम पे की बात करते हैं तो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। कुछ कंट्रीज़ जैसे डेनमार्क, यूके और यूएसए और जर्मनी, स्पेन और चाइना, ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं विंड एनर्जी के साथ, और विंड एनर्जी को यूज़ करके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क यहाँ पर किया जा रहा है। इनके अलावा अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी विंड टर्बाइंस लगा दिए गए हैं आज के टाइम पर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में, जहाँ पर विंड रिसोर्स या फिर हवा का बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है। ठीक है, तो इसको मेनली हम उन्हीं प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर विंड, हमारे पास नेचुरल विंड जो है वो बहुत अच्छी अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये होता है पूरा सेटअप विंड एनर्जी का, विंड मिल का, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पूरा फ़ैन का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और ओपन होने की वजह से यहाँ पर जैसे भी हवा का फ्लो होता है ये रोटेट करता है, और इसके रोटेट करने से
ही विंड एनर्जी क्रिएट होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? ये भी एक तरह के नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है, जहाँ पर हम एनर्जी क्रिएट करते हैं दो तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिसइंटीग्रेशन से। और ये कौन से दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं? ये होते हैं यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम के डिसइंटीग्रेशन से न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, जिसको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है, और इनके फिशन होने पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और वो प्लेस जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, उसको न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कहा जाता है। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वो हैं कनाडा, रशिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड ब्राज़ील। अब ये जगह क्यों इतना ज़्यादा अच्छे यहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे दो एलिमेंट्स, दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की ज़रूरत है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ना। यूरेनियम और थोरियम इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो समझ लेंगे इस चीज़ को कि ये एलिमेंट्स ज़्यादा यहीं पर अवेलेबल है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा स्कोप बनता है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। ठीक, कुछ और जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसिंग नेशंस या कंट्रीज़ हैं, वो हैं जापान, यूके, रसिया, जर्मनी, स्वीडन, कनाडा, इंडिया और यूक्रेन। अब हम हमारी कंट्री इंडिया की अगर बात करते हैं, तो इंडिया में हमारे पास राजस्थान एंड सिंगबम, जो कि झारखंड का एक एरिया है, यहाँ पर बहुत अच्छा हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। इनके और इनके अलावा जो थोरियम एलिमेंट है, थोरियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, वो हमारे केरला में अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पर भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनती है और पोटेंशियल है हमारे पास। केरला भी एक तरह से पावर स्टेशन बहुत अच्छा यहाँ पर भी डेवलप किया जा सकता है। इनके अलावा इंडिया में नरोरा नाम का एक प्लेस है उत्तर प्रदेश में, तारापुर इन महाराष्ट्र, राजस्थान का कोटा और ककरापार गुजरात में। इनके अलावा काइगा नाम का एक प्लेस कर्नाटका में है, जहाँ पर ये एलिमेंट्स कुछ अमाउंट में या फिर कहेंगे कि अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है, जिसके वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस एनर्जी का भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर पावर के लिए। हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने कंट्री को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है? ये भी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और टाइडल एनर्जी जो हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी था कि ओशियंस जो हैं वो मून के ग्रेविटी की वजह से, मून के एक जो एनर्जी क्रिएट होती है उसके वजह से ओशियंस में टाइड्स आते हैं। हाई टाइड्स और लो टाइड्स का भी डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 7th क्लास में किया हुआ है ना। तो ये जो हाई टाइड्स लो टाइड्स होते हैं, जब ये ओशियन के का वाटर जो कि बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ जाता है, देन वो नीचे गिरता है ना। तो ये जो फ़्लो है वाटर का ऊपर और नीचे गिरने का जो फ़्लो होता है, वो एक एनर्जी क्रिएट करता है। अब होता क्या कि ओशियंस के पास कुछ डैम्स बना दिए जाते हैं। डैम्स में बहुत छोटी रास्ते बनाए जाते हैं, जिसमें से वाटर को बहुत फ़्लो के साथ जाना होता है। जब बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वाटर फ्लो गिरता है नीचे, तो दूर तक फैलना चाहता है ना। और जो डैम्स बने होते हैं उसके साइड से, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं दिया जाता है वाटर को फ़्लो करने के लिए, बहुत छोटे। तो ये वाटर जब स्पीड ज़्यादा होती है वाटर को के फ़्लो की, और जगह बहुत कम होता है, तो बहुत स्पीड में भागता है ना। तो वो जब इन उससे डैम से होकर गुज़रता है, ये वाटर जो कि हाई टाइड्स के बाद नीचे आ रहा है,
ठीक है। वहाँ पर कुछ टरबाइन्स लगे हुए होते हैं उन एरियाज़ में, जो मूव करते हैं, घूमना शुरू करते हैं, रोटेट करना शुरू करते हैं, और इतनी स्पीड से ये रोटेशन होता है कि वो एक अलग तरह की एनर्जी क्रिएट होती है, जिसको बाद में आगे मैकेनिज़्म के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम नेचुरल प्रोसेस, जो कि हाई टाइड लो टाइड एक नेचुरल प्रोसेस होता है ना, नेचर में ऑटोमेटिकली ये होता रहता है, उस नेचुरल प्रोसेस को यूज़ करके हम एनर्जी यहाँ पर बना लेते हैं, है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ हार्म नहीं पहुँचता है नेचर को, और हमारी पावर की, हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। अभी ये टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है, पर क्योंकि फिर भी पोटेंशियल है, हमारे कंट्री के पास बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत सारे दूसरे वाटर बॉडीज़ हैं जिनके थ्रू टाइडल एनर्जी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ठीक है। और जो बिग फार्म्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो हैं रसिया, यूके, फ्रांस और गुल्फ़ ऑफ कच्छ इन इंडिया। इंडिया में गुल्फ़ ऑफ कच्छ में इसको यूज़ भी किया जाता है टाइडल एनर्जी को। नेक्स्ट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि हमारे अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको पढ़ा था, जहाँ पर हमने पढ़ा कि अपर मोस्ट लेयर जो है वो, आउटर मोस्ट जो है वो क्रस्ट है, देन मेंटल, देन कोर, और हम अर्थ में जितने अंदर की लेयर की तरफ जाते हैं वहाँ पर उतनी ज़्यादा ही हीट होती है। ठीक है ना। मेंटल जो होता है हमारा वो लिक्विड, सेमी लिक्विड होता है, और जबकि कोर में जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मॉल्टेन लावा, है ना, बहुत ज़्यादा जो भी रॉक्स और मिनरल्स हैं अंदर वो मेल्टेड फॉर्म में, मॉल्टेन फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, पिघला हुआ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब इसी हीट को इस्तेमाल करके, ठीक है, इसी जियोथर्मल एनर्जी को, जो कि अर्थ के अंदर जो हीट है उसको यूज़ जब किया जाता है तो हम बोलते हैं कि हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जा सकता है? फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग। ये भी एक इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ पर हम नेचर को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, और नॉन एग्जॉस्टिबल है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है। किसी भी तरीके से अर्थ पर भी कोई भी बैड इफ़ेक्ट इसका नहीं पड़ता है। वर्ल्ड की बात करते हैं तो यूएसए वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है यूएसए में, और इनके अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका, इन प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है। और कुछ अदर कंट्रीज़ जैसे इटली, रसिया, जापान और टर्की, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है जियोथर्मल एनर्जी के थ्रू, लेकिन उतने अमाउंट में नहीं, है ना। फिर हम बात करते हैं हमारे इंडिया के, तो इंडिया में भी जियोथर्मल पावर बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है, जैसे द हिमालयन रीजन, द गोदावरी वैली एंड द सोन नर्मदा तापी रिफ्ट जोन्स हैव जियोथर्मल स्प्रिंग्स। इन जगहों पर हमारे पास जियोथर्मल पावर को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इनके अलावा हमारे पास जियोथर्मल प्लांट्स लोकेटेड हैं मणिकरण में, जो कि हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, और लद्दाख के पूगा वैली में। ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं या जो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उनको चाहे कम अमाउंट में ही पर हमारे इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। जिन भी चीज़ों को इन्वेंट किया जा चुका है, जिन भी तरीक़ों को खोजा जा चुका है, उनका इस्तेमाल हमारे इंडिया में किया जा रहा है। लास्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ बायोगैस। बायोगैस क्या है? ये गैसियस फ्यूल होता है एक, है ना, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। और ये बनता कैसे है? ये होता क्या है कि जो डेड प्लांट्स हैं, फर्म्स हैं, फार्म के वेस्टेज हैं, है ना, ये, और इसके अलावा हमारे किचन वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट, जो कि जो वेस्टेज चीज़ें हैं उनको क्या किया जाता है, उनको डीकम्पोज्ड कर दिया जाता है, जहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इन चीज़ों को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, बायोगैस क्रिएट करते हैं, एक तरह की गैस
क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं इस तरह के जो जिनका डिस्कशन ऊपर किया हमने, उन चीज़ों को डिकम्पोज किया जाता है, उनको बहुत ही प्रेशर के साथ बंद करके एक बंद जगह पर रखा जाता है, टैंक्स वगैरह में या कुछ भी, कई बार अंडरग्राउंड टैंक्स में भी। और ऐसे बैक्टीरिया जो कि इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेती है और बदले में क्या करती है, एक तरह की गैस को क्रिएट करती है। ये गैस जो होती है वो बेसिकली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, और इसको क्या किया जा सकता है, इसको यूज़ करते हैं हम फॉर कुकिंग, फॉर लाइटनिंग होम्स एंड एटसेट्रास। बहुत सारे दूसरे वर्क में भी हम इस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को, जिसको हम बायोगैस कहते हैं, हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन चीज़ों को, जो भी वो वेस्ट मटेरियल बाद में जो बच रहे हैं, उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स की तरह भी यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बायोगैस क्या है, दो तरीके से हमको प्रॉफिट दे रहा है, और ये भी नॉन कन्वेंशनल है और साथ ही नॉन एग्जॉस्टिबल, क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये जिन चीज़ों से बन के आ रहा है वो तब तक मिलता रहेगा जब तक ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहेंगी, है ना। तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है इसको भी, बायोगैस को भी बनने में, पर अगर हम इसको और इसके अलावा और दूसरे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उन सबको साथ में यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी नहीं होने वाली है हमारे पास एनर्जी की। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो हम सबको पता है कि हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है इन सभी पावर एनर्जी रिसोर्सेस पर। ठीक है, अब इनके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है, लेकिन पता भी है हमको साथ साथ कि बहुत सारी एनर्जी रिसोर्सेस हैं जो कि एग्जॉस्ट हो जाएंगी। कुछ हैं जो नॉन एग्जॉस्टेबल हैं, जिनको यूज़ करना अभी हमें ठीक से आया ही नहीं है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप भी नहीं हो पाई है कि हम पूरी तरीके से इन एनर्जी रिसोर्सेज पे भी डिपेंडेंट हो जाएं, है ना। तो क्या होगा कि ऐसा सिचुएशन आने की पॉसिबिलिटी भी बनती है जब हमारे पास किसी भी तरह के पावर रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें करना होगा कि जो भी एनर्जी रिसोर्सेस हमारे पास हैं उनको हम थोड़ा सा कंजर्व करें, बचा कर करें इस्तेमाल उनका, ताकि फ्यूचर के लिए भी वो थोड़ा सा बचा रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। लोगों को पहले अवेयर होना पड़ेगा कि इन चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए और क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर हम इनको कंजर्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे जो अप्लाइंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होते हैं, उनको यूज़ करें जो कि कम अमाउंट में लाइट को, बिजली को कंज्यूम करें, है ना। तो हमारे पास जो कुछ चीज़ें हैं जैसे अप्लाइंसेस फॉर लाइटनिंग, कुकिंग एंड हीटिंग इन होम्स, इनके अलावा ऑफिसेस और इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनके भी जो अप्लाइंसेस हैं उनको चेक करें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं लाइट या बिजली को ये खर्च कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है। आजकल तो मार्केट में ऐसी चीज़ें भी, ऐसे अप्लाइंसेस भी आ गए हैं जो कि कम अमाउंट में बहुत अच्छा काम करते हैं, कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके ही अच्छा काम करते हैं, है ना। तो जैसे CFL बल्ब्स वगैरह हैं जो बहुत कम वाट के होते हैं पर रोशनी बहुत ज़्यादा देते हैं। इनके अलावा कारपूलिंग कर सकते हैं हम, अगर कोई भी एक प्लेस है जहाँ पर कई सारे लोगों को जाना है और सभी अपने अपने व्हीकल से अलग अलग जा रहे हैं, तो अलग अलग सबने पेट्रोल को, डीजल को खर्च किया, है ना। तो ये ना करके अगर हम कार पूलिंग कर लें, एक ही कार से सारे लोग चले जाएं, तो अभी एक ही कार में फ्यूल का खर्च आएगा, है ना। तो वो जो 4 या 10 लोग होंगे, जो 4 गुना या 10 गुना खर्च होने वाला था फ्यूल का, वो एक ही बार में यूज़ हो जाएगा और उसका काफ़ी अमाउंट हमारे पास सेव हो जाएगा, बच जाएगा। इनके अलावा अगर हम कम दूरी के प्लेसेस पे जा रहे हैं तो हम साइकिलिंग करके चले जाएं, तो जिससे तो हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हम एनर्जी रिसोर्सेज को भी बचा पा रहे हैं, है ना। तो साइकिलिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कंजर्वेशन करने के लिए। इनके अलावा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ करें, है ना। पर्सनली हम जहाँ जाना है पास में, बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, या फिर हम अपनी कार लेके जा रहे हैं, है ना, और इतने अमाउंट में फ्यूल खर्च हो रहा है और जाना हमको थोड़ी दूर पर ही है। तो ऐसे कंडीशन में फ्यूल को कंजर्व करने के लिए हम
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम आसानी से कम खर्चे में भी अपना जो भी जहाँ पर भी ट्रैवल करके आना है वो कर सकते हैं, है ना। तो ये भी हो सकता है। इनके अलावा बहुत सारे दूसरे भी इफ़ेक्टिव एनर्जी सेविंग आइडियाज़ हैं जिनको हम यूज़ करके एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री का ग्रोथ तभी हो पाता है जब वहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज होंगे, और उन रिसोर्सेज में जब वहाँ पर अच्छे पावर रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि पावर रिसोर्सेज को ही यूज़ करके हम काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर पाते हैं और डेवलप कर पाती है कोई भी कंट्री, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री इकोनॉमिकली, सोशली हर वे में डेवलप करे, है ना, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज एक अच्छे अमाउंट में अवेलेबल हों, ठीक है। जिसके लिए हमें बेस्ट आइडिया होगा कि हमारे लिए कि हम एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करें और ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करने पे ज़्यादा फोकस करें या उनका ज़्यादा यूज़ करें जो कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जो कि कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो साइंस और टेक्नोलॉजीज़ को थोड़ा और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ ताकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो भी पोटेंशियल है उसको यूज़ किया जा सके, ताकि हमारे पास लगातार फ्यूचर में भी एनर्जी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बनी रहे। क्लियर। तो इसलिए हम कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, with this topic we have completed our this chapter, and in homework you have to give some ideas to conserve पावर रिसोर्सेस। कुछ और आइडियाज़ अपने साइड से देने हैं, एटलीस्ट 10 आइडियाज़ तो देने ही देने हैं, जिसमें सजेस्ट करना है कि किस तरह से हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हमारे पावर और एनर्जी रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकें। क्लियर। So now we will meet in our next class with a new chapter. Till then, take care and have a nice day.